नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी दोनबास क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने का आह्वान किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को शांत और सुरक्षित रहने की सलाह दी। रूस यूक्रेन संकट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार में संबोधन। कहा, सिर्फ 6 वर्ष में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के अंतर्गत 42 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी। और लखनऊ में भारत तथा श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस गई है। आज सवेरे यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव तथा देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े धमाके सुनाई दिए। राजधानी कीव में हवाई अड्डे के पास गोलीबारी की भी खबर है। टेलीविजन पर अपने संदेश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित विद्रोहियों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों से समर्पण करने और अपने घरों को लौटने का आग्रह किया है। श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का मकसद नहीं है। पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी रूस की कार्रवाई में दखल दिया तो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उधर यूक्रेन ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी क्षमता से हमला कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने शहरों पर हुए हमलों को युद्ध करार देते हुए कहा है कि यूक्रेन अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई करेगा और वो अपने प्रयास में सफल भी होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 2 लाख सैनिकों और युद्धक वाहनों को तैनात किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके गठबंधन देश मिलकर इस हमले का जवाब देंगे। श्री बाइडेन ने कहा कि विश्व समुदाय रूस के इस कदम को रोकेगा। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने सुनियोजित ढंग से युद्ध का रास्ता चुना है, जिससे मानव जीवन की भारी क्षति होगी और लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता देने के बाद ये सैन्य कार्रवाई की है। इससे पहले श्री पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर आरोप लगाया कि वे यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने की रूस की मांग की अनदेखी कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीयों, विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूक्रेन में मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर है 1800-118797। किसी भी सहायता के लिए इन फोन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। 230-12113, 230-14104 और 230-17905। लोग situationroom@mea.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यूक्रेन में भारत के दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है, जिसका नंबर है 380997300428 और 380997300483। तमिलनाडु सरकार ने यूक्रेन में रह रहे राज्य के लोगों के लिए अलग से एक सहायता डेस्क बनाई है। प्रवासी भारतीय तमिलों के पुनर्वास और कल्याण आयुक्त कार्यालय ने अपील की है कि संकट में फंसा कोई भी व्यक्ति मदद के लिए वेबसाइट www.nrtamils.tn.gov.in के माध्यम से तुरंत संपर्क कर सकता है। वे अपनी किसी भी समस्या के बारे में इन फोन नंबरों 04428515288 और 9600023645 और 9940256444 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच भारतीयों को लाने गया एयर इंडिया का विमान यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से दिल्ली लौट रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में यूक्रेन के मौजूदा हालात पर यूक्रेन में रह रही भारतीय छात्रा सौम्या पाल ने बताया कि लोगों से बंकर में जाने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। I am Soumya Pal. Till yesterday everything seemed to be normal, but now it is an emergency situation and we are not feeling safe anymore. There are sirens all over my town and people are leaving with their belongings. We are being advised to go into bunkers and stock as much food as possible and also to charge our power banks and phones for safety reasons. There is panic among our parents and relatives. I booked ticket for 25th of February but now airspace is closed. We are waiting for help from our embassy. इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर कहा है कि यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है। राजधानी कीव के पश्चिमी हिस्सों सहित यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारतीयों से अपने शहरों को लौटने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तत्काल समाप्त करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने आगाह किया कि स्थिति खतरनाक है और ये बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। वे आज सवेरे यूक्रेन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव समाप्त करने के लिए परिषद की इस सप्ताह होने वाली ये दूसरी और 31 जनवरी के बाद चौथी बैठक थी। श्री तिरुमूर्ति ने स्थिति से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए विशेष कूटनीति अपनाने पर बल दिया। We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सीधे अपील की है कि वे अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकें। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। आकस्मिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण निकासी के वैकल्पिक मार्गों को सक्रिय किया जा रहा है। रूसी भाषी अधिकारियों को यूक्रेन में भारतीय दूतावास भेजा गया है और उन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में तैनात किया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अभी पूरी तरह काम कर रहा है। रूस की यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन सहित दुनिया के कई शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई, जबकि कच्चे तेल के दाम में वृद्धि रिकॉर्ड की गई। कुछ समय पहले बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 2000 अंकों की गिरावट के साथ 55,300 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंकों की गिरावट के साथ 16,500 पर आ गया। अमेरिका के संवेदी सूचकांक S&P में 2.3%, नेस्डेक में 2.8% और जर्मनी के डेक्स फ्यूचर में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। रूस का निर्यात बाधित होने की आशंका के मद्देनजर लंदन का ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $100 प्रति बैरल पर पहुंच गया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 वर्ष में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार हुए हैं। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी की है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए बजट में प्रस्तावित 7 उपायों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि क्षेत्र में ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल इस बदलाव का हिस्सा है। गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन ऑयल पाम के साथ साथ उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। चौथा लक्ष्य है खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। 5वां समाधान, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। छठा सॉल्यूशन, देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी। और 7वां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री ने उन उपायों पर चर्चा की जिससे बजट से कृषि क्षेत्र में योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के मुश्किल दौर में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि छोटे किसानों को बहुत लाभ देने के लिए कैसे सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इसमें भी हमारा कॉर्पोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रांडिंग करे, प्रचार करे और हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशंस हैं वो भी अपने देशों में बड़े बड़े सेमिनार करें। वहां के लोगों को जो इम्पोर्टर्स हैं वहां उनको समझाएं कि भारत के जो मिलेट्स हैं, जो भारत का धान है, वो कितने प्रकार से उत्तम है, उसके टेस्ट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, भारत के मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा है, इस पर हम बल दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पराली के प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा किसानों की आय और अधिक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उत्पादित प्राकृतिक जूस की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है।
इस चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें सुरक्षित हैं। इन जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट शामिल हैं। अंतिम 3 चरणों का मतदान 27 फरवरी और 3 तथा 7 मार्च को होगा। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। 7 मार्च को ही असम में माजुली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। इस बीच राज्य में बाकी बचे चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए भी प्रचार जोरों पर है। स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी की जा रही है। मणिपुर में पहले चरण के लिए 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। इनमें 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होना है। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। कोविड मामलों में कमी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में प्रचार के लिए निर्धारित शर्तों में ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ओडिशा में पंचायत चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 975 ग्राम पंचायतों वाले 131 जिला परिषद क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी दोनबास क्षेत्र पर विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने का आह्वान किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को शांत और सुरक्षित रहने की सलाह दी। रूस यूक्रेन संकट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार में संबोधन। कहा, सिर्फ 6 वर्ष में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के अंतर्गत 42 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी। और लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत अब तक 42 कोयला खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड की उद्यम संसाधन योजना प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता आ सकती है और भ्रष्टाचार कम हो सकता है। उन्होंने देश में कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करके हाल की चुनौतियों से सफलतापूर्वक उबरने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 176 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल शाम तक देश भर में 14,148 नए रोगियों का पता चला। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.46% है। विदेश मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत कल आसियान और पूर्व एशियाई देशों के साथ बौद्ध संबंधों को दर्शाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समारोह में विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह शामिल हुए। गणमान्य व्यक्तियों ने थाई, कोरियाई, वियतनामी और चीनी भाषाओं में अनुवादित जातक कथाओं की पुस्तकों का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध शिक्षाओं पर मंत्रालय के EITEC पाठ्यक्रमों का एक व्यापक वीडियो दिखाया गया। बोधिसत्व इंटरवेविंग बौद्ध आर्ट ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया अक्रॉस इंडिया शीर्षक से डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। इंग्लैंड is so powerful. Its army and its navy, all its modern weapons. But when a great power like that strikes defenseless people, it shows its brutality. महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया था और मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ये आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता के दमन और बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के विरोध में चलाया गया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने आत्म बल से केवल मुसीबतों के जरिए ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा निष्ठुरता से थोपे गए सुधारों के जरिए। रॉलेट एक्ट के तहत ज्यूरी की सुनवाई के बिना राजनीतिक मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करते हुए बिना मुकदमा चलाए ही संदिग्ध को नजरबंद रखने की स्वीकृति मिल गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कठोर अधिनियम का विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप मार्च तथा अप्रैल 1919 के दौरान देश में उल्लेखनीय राजनीतिक जागृति आई। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं, जुलूस निकाले गए और प्रदर्शन हुए। And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. अमृतसर में 9 अप्रैल को स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को निर्वासित कर दिया गया। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए गए और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की घटना के बाद पूरा देश असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। मार्च 1922 में दमनकारी कानून कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट, द प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानून वापस ले लिए। हम आज स्वाधीनता सेनानी नैनू राम का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1892 को वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। नैनू राम कोटा रियासत में सब इंस्पेक्टर थे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1920 से 1926 के दौरान कोटा में हड़ौती राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष बने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा कृषि समस्याओं के समाधान के लिए बराड़ और बूंदी के प्रभावित लोगों को उन्होंने एकजुट किया। 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बूंदी रियासत की जेल भेज दिया गया। 1926 से 1936 तक नैनू राम कोटा में हाड़ौती राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1934 से 1936 तक कोटा राज्य प्रजामंडल के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया और मई 1939 में मंगरोल में इसके चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में नैनू राम ने कोटा रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की। रामगंज मंडी से पैतृक गांव निमाड़ा जाते समय 14 अक्टूबर 1941 को उनकी हत्या कर दी गई। नैनू राम को हमारी विनम्र श्रद्धा।
हम स्वाधीनता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 24 फरवरी 1933 को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। शैलेंद्र का जन्म 1916 को तत्कालीन बंगाल के ढाका में हुआ था। वे क्रांतिकारी समूह श्री संघ के सदस्य थे। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और प्रताड़ित किया गया। नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान स्वतंत्रता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी बोंदोका भोत्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 24 फरवरी 1943 को हुआ। बोंदोका भोत्रा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर ओडिशा में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नवरंगपुर जेल भेज दिया गया। जेल में खराब स्थिति और चिकित्सा के अभाव के कारण वे बीमार हो गए। 15 फरवरी 1943 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कोरापुट जेल भेज दिया गया। जेल में ही 24 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत बोंदोका भोत्रा को हम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे लखनऊ में होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे और श्रीलंकाई टीम की कप्तानी डसुन शनाका करेंगे। इस श्रृंखला के शेष 2 मैच इस महीने की 26 और 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जाएंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित आगमन टर्मिनल 1 चालू हो गया है। टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू उड़ानों के लिए किया जाता है। आज सवेरे गोवा से आने वाली इंडिगो की उड़ान के यात्रियों ने नवनिर्मित टर्मिनल की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री यादव ने कहा कि ESIC देश के श्रमिकों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। लेह में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और आइजोल में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी दोनबास क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने का आह्वान किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को शांत और सुरक्षित रहने की सलाह दी। रूस यूक्रेन संकट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार में संबोधन। कहा, सिर्फ 6 वर्ष में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। कोयला मंत्री ने कहा, कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के अंतर्गत 42 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।